कहते हैं शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, दो किस्मतों का जोड़ होती है। लेकिन अगर किस्मत में किसी और का नाम लिखा हो, अगर दुल्हन के साथ घर में वो भी आ जाए जो अब जिंदा नहीं। ये कहानी है अर्नव और आराध्या की, जहां सुहाग की पहली रात इश्क और इंसान से ज्यादा एक अधूरी आत्मा की थी, जो सिर्फ दूल्हे को ही नहीं, उसके वचनों को भी अपना मान बैठी थी। इसलिए याद रखना, शादी की पहली रात हमेशा मीठी नहीं होती। कभी कभी वो तुमसे तुम्हारी आत्मा तक मांग लेती है। पहली रात उसने घूंघट हटाया और बिना मेरी आंखों में देखे फुसफुसाई, जो भी हो जाए, आधी रात के बाद अगर कोई तुम्हें मेरे नाम से पुकारे, जवाब मत देना, खिड़की मत खोलना, और अगर मैं ही दरवाजे पर खड़ी दिखूं, समझ लेना वो मैं नहीं हूं। मैं हंस पड़ा था, पर अब जब मैं यह लिख रहा हूं, मेरी बाईं कलाई पर आज भी वही नीले निशान हैं जहां उसने मुझे छुआ था। हमारी शादी बिल्कुल सामान्य नहीं थी, पर दिखने में सब कुछ बहुत सुंदर था। लाइटें, शहनाइयां, रिश्तेदारों का शोर और मेरे गांव की पुरानी हवेली जो बरसों बाद फिर से सजाई गई थी। दुल्हन आराध्या शांत, कम बोलने वाली और अजीब तरह से सतर्क थी। बार बार पीछे की तरफ देखती, जैसे कोई उसे पीछा कर रहा हो। मैंने समझा शायद नई जगह का संकोच होगा। रात को सब रस्में निपट गईं। कमरे में गुलाब की पंखुड़ियां थीं। दीवार घड़ी ठीक 12 बजने से पहले पहले हिचकियां लेने लगी। उस वक्त आराध्या ने मेरी तरफ देखे बिना अपनी बात कही, वही चेतावनी, और कमरे के कोने वाले पीतल के दिए को आग दिखा दी। लौटते ही उसने खिड़की के कुंडे पर काला धागा बांध दिया। ये सब क्यों? मैंने मुस्कुराकर पूछा। वो धीमे से बोली, इस घर में रोशनी ठीक आधी रात को मरी हुई चीजें जगाती है। उन्हें आवाज चाहिए। अगर कोई मेरे नाम से बुलाए तो समझ लेना आज किसी का सुग्गा, पहला शिकार बनना है। मैंने हंसकर बात टाल दी, मगर जो उसने आगे कहा उससे मेरी हंसी गले में अटक गई। मेरी नानी ने इस घर की 3 बहुओं को खोया है। तीनों पहली रात जवाब दे बैठी। मैं झल्ला उठा। यह अंधविश्वास है। अंधेरा विश्वास नहीं मांगता, वह बोली, बस मौका मांगता है। कमरे के बाहर का गलियारा लंबा था। हवा में इत्र सा कुछ मिला हुआ और थोड़ी सी नमी। बिजली बार बार डोलती। दूर कहीं से शिकारी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती और अचानक कट जाती, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। घड़ी ने 12 बजाए। हवेली की ईंटें मानो करवट बदलने लगी। पहले पहर सब ठीक रहा। हम आम बातों में उलझे रहे, परिवार, नौकरी, शहर लौटने की बातें। मैं जैसे तैसे हंसी मजाक करता रहा, पर अंदर कहीं आराध्या की चेतावनी गूंज रही थी। उसने मुझे दवा की शीशी दिखाते हुए कहा, अगर मैं सो जाऊं और अचानक उठकर अनदेखी चीजों की तरफ चलने लगूं, तो यह पानी में घोलकर मुझे पिला देना। मत रोकना, खून निकल सकता है। तुम्हें कोई बीमारी है क्या? बस मान लो है, उसने कहा और आंखें झुका ली। करीब 1 बजे होंगे कि खिड़की पर शोर हुआ। हल्की हल्की खटखट, जैसे कोई नाखून से शीशा कुरेद रहा हो। मैंने गर्दन घुमाई। खिड़की के पार धुंध थी। काला धागा अपनी जगह था, पर वह हिल रहा था, जैसे किसी ने बाहर से पकड़ा हो। आराध्या मेरी तरफ झुकी। उसकी उंगलियां मेरी कलाई पर कस गईं। याद है ना, मत उठना। खटखट 3 से ज्यादा होते ही मुझे गुस्सा आने लगा। कौन है जो मजाक कर रहा है? सोचकर मैंने पर्दा हटाया। बाहर कोहरा था और पुराने नीम के पेड़ की शाखें, जिन पर सफेद कपड़ों जैसा कुछ लटक रहा था। मैंने ध्यान से देखा, वो कपड़ा नहीं था, दुल्हन का घूंघट था। हवा में उलझा, जैसे किसी ने धोकर सुखाने टांगा हो। तभी आवाज आई, बिल्कुल आराध्या की, मगर खिड़की के बाहर से, अर्नव, पानी दे दो, गला सूख रहा है। मेरे पीछे असली आराध्या सो रही थी, या शायद सोने का नाटक। मैंने उसे देखा। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें कसी हुई। बाहर से फिर वो आवाज, नकल इतनी सटीक कि मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने जोर से कहा, तुम अंदर कैसे बोल रही हो, और बाहर भी? बाहर से ठंडी हंसी आई, क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था शादी से पहले, याद नहीं? उस कुएं पर। मेरा दिमाग घूम गया।
बचपन में हवेली के पिछवाड़े एक सूखा कुआं था जहां हम दोस्तों के साथ साहसिक खेल खेलते थे। रात को नाम लेकर दिया जलाना और कोई इच्छा मांगना। मैंने मजाक में बोला था मेरी पत्नी सबसे खूबसूरत हो और पहली रात खुद मुझे ढूंढने आए। उस रात दिया हवा के बावजूद नहीं बुझा था। हम सब हंसकर भाग गए थे। खिड़की के पार अब एक चेहरा उभर रहा था, जल से भीगी आंखें, फीकी मुस्कान और माथे पर वही लाल बिंदी जो आराध्या ने लगाई थी। तुमने मांगा था, मैंने सुना था, वो बोली। अब दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी हूं। मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। तभी आराध्या एक झटके से उठ बैठी। उसने दिए की लौ पर 3 बार फूंक मारी, काला धागा उंगलियों में लपेटा और मंत्र जैसा कुछ बुदबुदाने लगी। खिड़की की खटखट अचानक चीख में बदल गई, लंबी, चीरती हुई, जैसे शीशा रो रहा हो। पीछे हटो, आराध्या चिल्लाई। तुमने जिसे बुलाया था वो लौटा है, उसे वापस भेजना होगा। मैं सुनना था। कौन है वो? आराध्या ने कहा, यह हवेली का चौथे आंगन का रण है। जिस कुएं पर लोग इच्छाएं मांगते थे वहां किसी दुल्हन ने छलांग लगाई थी। उसका सुहाग अधूरा रह गया। जो भी पहले प्यार या शादी की इच्छा वहां बोलता है वो खुद को उसका आधा पति मान बैठता है। आधी रात को वो पूरी होने आती है, दुल्हन बनकर। खिड़की से अब कंगन की छन छन सुनाई दे रही थी। कुंडी हिल रही थी, जबकि अंदर से बंद थी। आराध्या ने मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा, वो जो भी पूछे तुम ना कहना, उसका नाम मत लेना, मत देखना, बस ये पिलाओ। और उसने मेरी हथेली में चांदी की छोटी शीशी थमा दी। गंध अजीब थी, जैसे भीगे गाय की। क्या है ये? नदी का पानी और मेरे घर की औरतों का रक्त। इसे देखकर वो पीछे हटेगी। मैं कांप गया, मगर समय नहीं था। खिड़की अचानक खुल गई बिना आवाज किए और पर्दे के पीछे से लाल चूड़ीदार हाथ भीतर आया। ठंड का एक झोंका कमरे में फैल गया। अर्नव। वो आवाज अब सीधे कमरे के अंदर मेरे बिल्कुल पीछे से आई। मैं हूं। देखो, वही घूंघट, वही कंगन। मैंने तुम्हें चुना था। मैं पलटा। दरवाजे पर सचमुच आराध्या ही खड़ी थी। वही लहंगा, वही बिंदी, और बिस्तर पर मेरी पत्नी भी, उसका चेहरा भय से सफेद। कौन? मेरी जुबान लड़खड़ा गई। दोनों ने एक साथ कहा, मैं। कमरे में हर चीज दोहरी होने लगी। 2 घूंघट, 2 परछाइयां, 2 सांसें। असली कौन, नकली कौन? दरवाजे पर खड़ी आराध्या ने प्यार से कहा, तुमने मुझे कुएं पर बुलाया था, मैंने तुम्हारी इच्छा निभाई। चलो चौथे आंगन में दिया जलाते हैं। बस एक क्षण की बात है। बिस्तर पर बैठी आराध्या ने मेरे हाथ को जकड़ लिया। एक कदम भी बाहर मत जाना। अगर चले गए तो यह घर तुम्हें अपना समझ लेगा। मेरे दिमाग में अब केवल एक ही बात कोशिश कर रही थी, किस पर भरोसा करूं। मैंने चांदी की शीशी उठाई। दरवाजे वाली ने भौहें सिकोड़ ली, फिर मुस्कुराई। यह सब नाटक किसने सिखाया? वो बीमार लड़की। मैंने अचानक एक तरकीब सोची। मैंने दोनों से पूछा, तुम्हारी मां का नाम? बिस्तर वाली ने फौरन कहा, रीमा। दरवाजे वाली धीमे से हंसी। नाम पूछोगे तो 1000 नाम मिलेंगे, कौन सा सुनना है? उसकी आवाज में हल्का सा गूंज था, जैसे कुएं के भीतर से। इतना काफी था। मैंने शीशी का ढक्कन खोला और कुछ बूंदें हवा में उछाल दी। कमरा खाई की गंध से भर गया। दरवाजे वाली का चेहरा थरथराया, उसमें से पानी जैसा कुछ टपका और जमीन पर काला धब्बा बन गया। वो गुर्राई, धोखा, और अगले ही पल झपट कर मेरी कलाई पकड़ ली। त्वचा बर्फ जैसी ठंडी हो गई, नील पड़ने लगा। उसने खींचा सीधे दरवाजे की तरफ। आराध्या ने चिल्लाते हुए लाल धागा उसके हाथ पर फेंका और दिए की लौ को मेरी कलाई के पास ले आई। धुआं उठा, बदबूदार, और उस दुल्हन की चीख से खिड़कियों के शीशे कांप उठे। कुएं का बकाया हम नहीं देंगे, आराध्या गरजी। आज वचन पूरा होगा, मगर तुम्हारा नहीं, हमारा। उसने मुझे अपनी ओर खींचा और मेरी हथेली में सिंदूर की छोटी डिबिया दे दी। मेरे साथ 4 बार झप बोलो, वह बोली, और ये सिंदूर लौ के चारों तरफ घुमा दो। हमने जैसे तैसे झप शुरू किया। दरवाजे वाली आकृति धुएं में बदलने लगी। कभी मेरा चेहरा ओढ़ लेती, कभी मेरी मां की आवाज में पुकारती, कभी आराध्या की हंसी की नकल करती। पर हर चक्कर के साथ वो थोड़ी और फीकी होती गई। जैसे ही चौथा चक्कर पूरा हुआ, हवेली के पिछवाड़े से पानी के गिरने की तेज आवाज आई, जैसे किसी ने पुराना कुआं भर दिया हो।
दरवाजे वाली आकृति ने आखिरी बार मेरी कलाई जकड़ी। अधूरा, मत छोड़ो। और फिर बस धुंध, काला धब्बा धीरे धीरे गायब हो गया। कमरा शांत हो गया। दिया सामान्य लो पर आ गया। घड़ी ने 3 बजाए। मैं जमीन पर बैठ गया। सांसें टूट रही थीं। आराध्या ने मेरी कलाई पर हल्दी लगाई। अब सुबह तक कोई आवाज नहीं देगा, उसने कहा, पर हमें चौथे आंगन जाना होगा अभी। आरण खत्म तभी होगा जब तुम वही इच्छा वापस लोगे। हम दोनों आंगन की ओर बढ़े। रास्ते में दीवारों पर पुरानी मेहंदी के निशान थे, जैसे किसी ने बरसों पहले शादी के हाथ छापे हों। आंगन के बीचों बीच वही सूखा कुआं, किनारे पर ताजा नमी थी, जैसे अभी अभी किसी ने हाथ बाहर निकाला हो। आराध्या ने मेरी हथेली पर दिया रखा। कहो, जो इच्छा मैंने कुएं पर बोली थी उसे मैं वापस लेता हूं। मेरी पत्नी वही रहेगी जो मेरी बगल में खड़ी है। मैंने शब्द दोहराए। लौ एक पल के लिए लंबी हुई और फिर स्थिर। ठीक उसी समय कुएं से चूड़ियों के टूटने की आवाज आई। सैकड़ों चूड़ियां एक साथ। हवा में सुगंध बदलने लगी, इत्र की जगह मिट्टी की, बारिश की। हम वापस कमरे में आए। सुबह की हल्की रोशनी छत पर फैल रही थी। आराध्या थकी हुई मुस्कुराई। मैंने उसकी आंखों में पहली बार सुकून देखा। अब सब ठीक है? मैंने पूछा। उसने हां में सिर हिलाया, पर अगला वाक्य मेरी रूह खींच ले गया। आज के लिए। हर साल इसी रात वो लौटती है, एक बार और मौका मांगने, जब तक कि कोई दूसरा उसके नाम से इच्छा न मांग ले। मैं सन्न रह गया। यानी ये खत्म नहीं हुआ? बकाया खत्म हो चुका है, वो बोली, पर लोभ कभी नहीं मरता। जिस दिन तुम्हें यह रात साधारण लगेगी, वह फिर से रास्ता बना लेगी। हम शहर लौट आए। शादी के बाद की तस्वीरें जब देखीं, तो एक में हम दोनों चौथे आंगन के सामने खड़े थे और हमारी पीछे की छाया 3 थी। तीसरी छाया घूंघट में थी और उसकी कलाई मेरी जैसी ही नीली। आराध्या ने वो फोटो तुरंत जला दी। हमने किसी से कुछ नहीं कहा, पर हर साल उसी तारीख की रात ठीक 12 बजे हमारी खिड़की पर 3 बार खटखट होती है। हम दोनों दिया जलाकर बैठ जाते हैं, मंत्र बोलते हैं। खिड़की के बाहर वही लाल घूंघट हवा में उलझता है और धीरे धीरे सुबह हो जाती है। अगर कभी तुम्हारी खिड़की पर आधी रात के बाद 3 बार टप 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 हो और कोई तुम्हारे प्रिय के नाम से फुसफुसाए, जवाब मत देना, क्योंकि इस कहानी के बाद वह जानती है कि तुम जाग रहे हो और वह किसी भी पहली रात को अपना आखिरी बना सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। और बस आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें और कहानी को हाइप भी जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।